Hello everyone, hope you are doing well. Welcome to your favorite channel PrepMed NEET Hindi. I am Dr. Debojyoti Kaur and today we will be discussing a very important topic for NEET and that is C4 plant. सारे बच्चे एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं क्लास में, क्या सर ये जो C4 प्लांट होता है इसमें क्या C3 साइकिल C4 साइकिल दोनों साइकिल होता है? आंसर है यस। तो चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल थोड़ा सा लगभग 5-10 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पूरा चीज। तो अब फिलहाल देखिए कि ये जो C4 प्लांट से इसमें फर्स्ट ऑप्शन C4 प्लांट द साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटी इज इन द मेसोफिल सेल, जो कि गलत है क्योंकि रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल ना कि आपका मेसोफिल सेल, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। सेकेंड है सोरगम। सोरगम में आपको याद रखना होगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि गलत है क्योंकि सरगम जो होता है, सरगम में आपके C4 प्लांट है ये और इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन 3 में क्या है? ऑप्शन 3 बता रहे हैं कि C4 जो साइकिल है इसमें नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड एंड NADPH रिक्वायर्ड यूज्ड आर सेम एज C3 साइकिल, जो कि गलत है क्योंकि ATP रिक्वायरमेंट इन C4 साइकिल 30 होता है एंड NADPH रिक्वायरमेंट 12 होता है। C3 साइकिल में यही चीज आपका ATP रिक्वायरमेंट 18 होता है एंड NADPH रिक्वायरमेंट आपका 12 होता है, तो सेम तो नहीं हो रहा है भाई, तो ये आपका सेम नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। C4 पाथवे इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। देखो C3 साइकिल हो या C4 साइकिल, हमेशा हम लोग को ये एक चीज याद रखना होगा कि ये आपका डार्क रिएक्शंस में आते हैं और डार्क रिएक्शन कभी भी लाइट डिपेंडेंट तो नहीं होता है, तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा, तो ये आपके चारों के चारों ऑप्शन गलत हो गया और यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 इनकरेक्ट। तो ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व मैंने कर दिया आप लोग के लिए। अभी आपको जो देखना होगा, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा ये ठीक है, मगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। देखिए आपका कोई भी जो C4 प्लांट होता है उसमें आपको याद रखना होगा, सबसे पहले जनरली मोनोकॉट में होता है, मगर हर एक मोनोकॉट C4 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे आप एक मोनोकॉट लीफ के मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो देखिए मोनोकॉट में मान लीजिए एक एपिडर्मल सरफेस है, ये आपका गार्ड सेल हो गया, तो यहां से आपका ये जो CO2 का एंट्री हो रहा है ये आपके एटमॉस्फेरिक CO2 है और ये एटमॉस्फेरिक CO2 फर्स्ट टाइम के लिए जहां पे फिक्स होता है वो मेसोफिल सेल के जो क्लोरोप्लास्टिड है उनके अंदर जो स्ट्रोमा है वहां पे फिक्स होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्लोरोप्लास्टिड के ड्राइंग यहाँ पे कर रहा हूं और ये जो छोटे छोटे क्लोरोप्लास्टिड का ड्राइंग मैंने किया उसके अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रोमा का इमेजिनेशन करना होगा और उसी स्ट्रोमा में आपका CO2 का फिक्सेशन हो रहा है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कैसे बनता है? यहाँ पे जो आपके PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड होता है वो आपके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो आपका यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का या फिर C4 एसिड भी बता सकते हो इसको, C4 एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब बात क्या है, यह आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है ये आपके एंट्री होगा दूसरे एक सेल में। कौन से सेल में इसका एंट्री होगा? जो जिसका नाम है आपका बंडल शीथ सेल। तो मैंने यहाँ पे आपको बंडल शीथ सेल ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे ये समझ में आएगा क्या ये बंडल शीथ सेल है? पहले तो आपका वास्कुलर बंडल आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको मालूम है यहाँ पे जाइलम फ्लोएम ये सब मेसर्क अरेंजमेंट में बंडल होता है, तो ये वास्कुलर बंडल आपका हो गया और उसके बाहर में आपका ये देखिए बंडल शीथ सेल प्रेजेंट है। ये बंडल शीथ सेल का सेल जो वॉल होता है वो थिक टाइप के होता है और ये थिक सेल वॉल के अंदर आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे बीच बीच में गैप होता है जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। और ये गैप क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो C4 एसिड है यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे हम लोग एस्पर्टिक एसिड प्रिपेयर करते हैं यही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, या फिर मैलिक एसिड भी हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं मेसोफिल सेल के अंदर, वही आपके 4 कार्बन कंटेनिंग जो एसिड है ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आपका इसी सेल में इसका एंट्री होगा। तो ये बंडल शीथ सेल में जब आपका C4 एसिड का एंट्री हो गया तब आपको याद रखना होगा क्या यहाँ पे इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्टिड होता है जो कि थोड़ा सा बिगर होता है, थोड़ा सा लार्जर होता है, तो वहां पे जाके उस क्लोरोप्लास्टिड के अंदर जाके आपका ये जो
मैलिक एसिड या एस्पर्टिक एसिड होता है वो लोकली डिकार्बोक्सिलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल जब ओपन करते हैं वहां से फीस आते हैं ना CO2 का, ऐसे ही चीज यहाँ पे भी होगा। क्या लोकली CO2 प्रिपेयर यहाँ पे होगा जो कि डिकार्बोक्सिलेशन के बाद मिल रहा है। कौन से चीज का डिकार्बोक्सिलेशन? ऑब्वियसली ये आपके C4 एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे आपको वो वाला CO2 मिलेगा। अब ये CO2 किस काम पे आपको हेल्प करेगा? इस CO2 से आपका जो C3 साइकिल, कन्वेंशनल जो C3 साइकिल होता है विथ RUBP एंड रूबिस्को, वो आप यहाँ पे इस चीज को, वो चीज आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये कुल मिला के आपका क्या हो गया? क्या ये जो मेसोफिल सेल है यहाँ पे आपका C4 साइकिल हो गया और बंडल सेल में आपका C3 साइकिल हो गया। यानी कि कोई भी C4 प्लांट के मॉडल में आपका C4 साइकिल भी प्रेजेंट है एंड C3 साइकिल भी प्रेजेंट है। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, आप क्लोरोप्लास्टिड के हिसाब से देखोगे तो आपका मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्टिड है, उनके शेप, उनके साइज, उनके अंदर प्रेजेंट एंजाइम वो डिफरेंट होता है देन आपका बंडल शीथ सेल। तो इसी चीज को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्टिड डाइमॉर्फिज्म। मॉर्फो का मतलब होता है आपका बाहर से जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फो। तो ये देखिए आपका जो दो आपके शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्टिड का डिफरेंट होते हैं इन केस ऑफ मेसोफिल एंड इन केस ऑफ बंडल शीथ सेल। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्टिड डाइमॉर्फिज्म। किसी ने इसको किसी किताब में ऐसे भी बोला है, क्या इसको गर्लैंड अपीयरेंस बोला है या फिर आपका क्रांच एनाटॉमी के नाम से भी बोला है यहाँ पे, और ये होता है आपके बंडल शीथ सेल। तो चलो मोटा मोटी हम लोग ये देख लेते हैं कि ये डिफरेंस क्या होता है बंडल शीथ सेल एंड आपका मेसोफिल सेल। तो पहले मेसोफिल हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मेसोफिल सबसे पहले मेसोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री हो रहा है। तो हम लोग पहले यहाँ पे मेसोफिल यहाँ पे एक टेबल कर रहे हैं, फटाफट 2 मिनट का टेबल है ये मेसोफिल, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बंडल शीथ सेल। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो चीज हम लोग ने सीखा। तो पहले है आपका जो CO2 का सोर्स। तो CO2 का सोर्स यहाँ पे क्या होगा? मेसोफिल के केस में आई थिंक आपको याद है आपका एटमॉस्फेयर से आ रहा था CO2, तो ये एटमॉस्फेरिक CO2 इनका सोर्स हो जाएगा। मगर बंडल शीथ के केस में CO2 कैसे आ रहा था? वो लोकली हो रहा था ना, फिजिंग मैंने आपको बताया था कि लोकली प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पे C4 एसिड जो है दैट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ द CO2 इन केस ऑफ बंडल शीथ सेल। दूसरा बात तो यह है आपका फिक्सेटर कौन है। यहाँ पे आपका फिक्सेटर कौन है, मतलब किसके साथ CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, कौन से सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते हुए। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि मेसोफिल के केस में आपका जो PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है, उनके साथ रिएक्शन होगा CO2 का। और यहाँ पे आपका जो C3 साइकिल का जो स्टैंडर्ड जो आपका सबस्ट्रेट होता है RUBP, उनके साथ रिएक्शन होगा। अब आप देखोगे क्या फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं इसको, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो बेटा याद रखना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन केस ऑफ मेसोफिल सेल जो प्रोड्यूस होगा वो आपका हो जाएगा OAA, जो कि एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। क्योंकि ये PEP खुद 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, तो इनके साथ एक एक्स्ट्रा CO2 आप ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक आ जाएगा। और ऑक्सैलो एसिटिक जो होगा, एसिटिक एसिड, वो 4 कार्बन का होता है। अब आप सोच सकते हो कि सर ये RUBP तो 5 कार्बन का है, तो इनके साथ CO2 ऐड करेंगे तो फास्ट स्टेबल का जो कंपाउंड होगा वो तो 6 कार्बन का होना चाहिए। मगर ऐसे नहीं होता, वो 6 कार्बन फिर से 3 कार्बन में एक्चुअली स्प्लिट हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे आपके स्टेबल प्रोडक्ट जो मिलता है वो आपका हो जाएगा PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब एंजाइम, जब आपका ये फिक्सेशन हुआ ना, तब एक एंजाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब मान लीजिए यहाँ पे एंजाइम, तो मैंने यहाँ पे एंजाइम लिखा, और आपको याद रखना होगा RUBP विथ CO2, ये जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है इसको मीडिएट करते हैं आपका रूबिस्को एंजाइम। और आपका जो यहाँ पे आपके जो PEP एंड CO2 का फिक्सेशन रिएक्शन है उसको मीडिएट करते हैं आपका पेपकेज। बेटा याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, वो है आपका जो पेपकेज है, ये आपका
इसके जो CO2 का डिमांड है ना इस एंजाइम का रिएक्शन करने के लिए वो लेस होता है, तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है। इवन लो कंसेंट्रेशन लो CO2 में भी ये रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि 360 ppm में भी ये रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन में। और जो रूबिस्को है इनमें मिनिमम 450 ppm जो CO2 कंसेंट्रेशन होता है उसके बाद ही ये वाला रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे CO2 ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोटो रिस्पिरेशन का चांसेस ज्यादा होता है। आई थिंक सारे बच्चों को ये चीज मालूम है, ये जो C4 प्लांट है ये कभी भी फोटो रिस्पिरेशन तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो आपके एंजाइम है जो कि CO2 का रिएक्शन कराते हैं आपके PEP से, उनके CO2 का डिमांड बहुत ही लो होता है, तो ऑक्सीजन के साथ PEP का ऐड होने का चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है। तो कभी भी फोटो रेस्पिरेशन आपका C4 प्लांट में नहीं होता है। एक डिफरेंस आपको, और जस्ट एक डिफरेंस याद रखना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्टिड। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं इसको, क्लोरोप्लास्टिड डिफरेंस, CLP करके लिखा मैंने यहाँ पे। ये जो क्लोरोप्लास्टिड आपके दोनों जगह पे दो डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्टिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए मेसोफिल सेल में, तो बेटा याद रखना मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्टिड होता है ये स्मॉल होता है, इनका स्मॉल होता है, ये यानी कि साइज छोटा होता है और इसका नंबर भी छोटा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाला जो क्लोरोप्लास्टिड मेसोफिल के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका ग्राना प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपका ग्राना प्रेजेंट होता है। वेयरएज बंडल शीथ सेल में हम लोग देखेंगे तो ये बंडल शीथ सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्टिड होता है उनके जो नंबर होता है, उनके जो साइज होता है वो ज्यादा होता है, और जितना भी क्लोरोप्लास्टिड का साइज या नंबर ज्यादा हो यहाँ पे ग्राना एब्सेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप पूछोगे सर ग्राना एब्सेंट क्यों है, इतने बड़े क्लोरोप्लास्टिड है तो यहाँ पे ग्राना तो हो सकता था। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम है आपको सेंट्रल थीम समझ में आना चाहिए। सेंट्रल थीम ये है कि अगर ग्राना यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 आ जाएगा। अब फोटोसिस्टम 2 जो होता है वो ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं, वाटर को स्प्लिट करते हुए। अब ये जो ऑक्सीजन जब प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा तब तो आपका ये रूबिस्को के साथ रिएक्शन कर जाएगा और RUBP जो है उसमें भी फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हम लोग सोचे थे कि C4 प्लांट में कभी भी हम लोग C2 साइकिल या फिर फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, तब वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो इस वजह से C4 प्लांट ने डिसीजन ले लिया क्या वो आपका ग्राना नहीं अलाउ करेगा इनसाइड द बंडल शीथ सेल। इसीलिए बंडल शीथ सेल में ग्राना प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो यही सारे डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग ने काफी हद तक इसको डिटेल में डिस्कशन किया। और एक चीज यहाँ पे मैं स्कीमेटिकली ड्रॉ कर रहा हूं, मेसोफिल के बाहर में मान लीजिए ऐसे पतला करके एक सेल वॉल का ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे याद रखना बंडल शीथ सेल में यही चीज मैं मोटा करके ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि बंडल शीथ सेल जो होता है वहां पे आपके ज्यादा सेल वॉल, थिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और इसीलिए यहाँ पे बीच बीच में प्लाज्मोडेस्माटा का जरूरत पड़ता है क्या, ताकि इसके द्वारा आपके C4 जो एसिड है वो बंडल शीथ सेल के अंदर घुस सके। तो ये सारे चीज आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। और किसी को ऐसे लगे कि अब वीडियो को दोबारा देखना है तो बिल्कुल फ्रीली देखिए इस वीडियो को दोबारा, और जितने भी आपके C4 साइकिल, C3 साइकिल ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पे आएगा उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। ATP रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, क्या जब भी आपका C4 साइकिल होगा उसमें एक्स्ट्रा आपके कुछ ATP का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व के टाइम में मैंने यहाँ पर लिख दिया C3 साइकिल होगा, तो बेटा याद रखना इफ इट इज C3 साइकिल आपको याद रखना होगा क्या जो ATP रिक्वायरमेंट होता है ये ओनली 18 होता है, एंड NADPH2 का जो रिक्वायरमेंट ये ओनली 12 होता है। अब यही चीज जब C4 साइकिल होता है आपको याद रखना होगा ATP का रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा हो जाता है, और भी एडिशनल 12 ATP का रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे 30 ATP रिक्वायरमेंट होता है, और ये आपके NADPH2 का एक्स्ट्रा कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो वो आपके 12 जो था वो 12 भी रहेगा। सो फाइनली
या जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे से सॉल्व करना है। काफी बार ऐसे क्वेश्चन देता है कि मोल्टोस प्रिपेयर करने में C4 साइकिल में या फिर कोई शुगर केन में कितना एटीपी का जरूरत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखना, शुगर केन यानी कि C4 प्लांट, आप मोल्टोस प्रिपेयर कर रहे हो तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में आपके 30 एटीपी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में आपका 60 एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे जो डिस्कशन था, मैं बहुत सारे 2-3 एमसीक्यूज मैंने आपको सैंपल एमसीक्यूज जो कि बहुत ही पॉपुलर एमसीक्यूज है वो मैंने सॉल्व कराया आपके साथ। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्या ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पूरा चैनल में आप बने रहिए, क्योंकि हम लोग या और भी ज्यादा क्वेश्चन इसके बाद डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल यही तक, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।